हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 25 जनवरी का लेवल 2 का मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो हमको बोला गया है, पहला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। बोल रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, राइट। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ x का रेसिप्रोकल तो वो होगा 1/x, ठीक है ना। तो ये x का रेसिप्रोकल हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो x की पावर -1, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3:5/16, तो 16 से 3 में मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 5 कितना हो गया 53। तो इफेक्टिवली ये हो गया आपका 53/16 प्लस 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया 16, 17, 18, 19, ये हो गया 19/8, ठीक है ना। एलसीएम या तो आप लाइक 16 ही एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 53 प्लस 8 दूनी 16 और 19 दूनी 38, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 8, 9, 10, 11, बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9/16। तो अब इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है हमको, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 16/91। क्यों? क्योंकि 1 क्या लिखोगे आप 19/16, 91/16, 16 आपका ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 16/91, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली इसका आंसर आपका पहले क्वेश्चन का हो जाता है थर्ड, लाइक 16/91, क्योंकि ये तो 93 है और ये 93, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू है 91 ये जो हमारी वैल्यू आई थी। जल्दी में ये टिक मत कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा इसका, दोनों ही नंबर दिए हुए हैं। ये सबसे पहले ये आते ही हम लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी ये टिक कर देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अ लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्क्वायर का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, कि जैसे कोई भी नंबर है उसका मुझे स्क्वायर देखना है, ठीक है। अब ये कितना लिखा है 1989, है ना। तो सबसे पहले एकदम क्विकली अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है 1989। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा नंबर आपको थोड़ा सा स्क्वायर समझने के लिए लिखता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है। और 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64, 9 का 81, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 9 है लास्ट डिजिट, ये भी 9 है, ये 6 है और ये भी 6 है। 5 का और 0 का ये दोनों अलग अलग हैं, 0 का 0 लास्ट डिजिट भी 0 और 5 की में लास्ट डिजिट भी 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9। लाइक क्विकली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर, आप कैसे सोल्व करोगे, अप्रोच कैसे करना है एक्चुअली क्वेश्चंस को, तो ये कितना दे रखा है 9। तो हमारा 9 किस डिजिट में आ रहा है, या तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है या फिर आपका 3 के में आ रहा है या फिर 7 के में आ रहा है। तो 9 का या तो 3 आएगा लास्ट में या फिर 7 आएगा, तो ये लाइक 10 डिजिट तक हम कैंसिल करते हैं इसको। अब बचा 19, तो 19 जो है उससे बड़ा कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब 25 से छोटा 16। तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या आ सकता है 4, तो या तो ये 43 का स्क्वायर बन सकता है या 47 का बन सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता किसका बनेगा। तो मैं यहाँ पे लाइक 45 के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में देखूं तो इसकी एक क्वालिटी होती है 45 की, जैसे 5 है, राइट। तो 45 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 4 है फर्स्ट डिजिट, तो 4 इंटू 5 कर देंगे हम इसको, 4 इंटू 5 तो कितना हो गया 4 पंजे 20 और लास्ट में 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये 2025 आ गया। क्या 2025 1989 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम 7 के साथ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 45 पे जब ये इससे बड़ा हो जा रहा है तो 7 पे 47 पे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम किसके साथ जा सकते हैं 43 के साथ। लेकिन अभी 45 और ये इसकी वैल्यू लगभग सेम है, तो क्या 43 और 44 का भी हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें लाइक पहले डिजिट तक कैसे पहुंचना है,
लाइक अब मैं इस डिजिट पे आ गया ना 43 और 44 पे, तो 44 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो लाइक 4 चौक 16, लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स ही करते हैं हम लोग जल्दी से क्योंकि वही याद आता है हमको, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। तो ये हो गया 176, तो 6 7 और 6 13, 7 8 और 1 9, ठीक है, 1936, और ये कितना है 1989, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 43 का तो वो थोड़ा और दूर हो जाएगा इससे, जैसे 43 का 9 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 और 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 8 1, ठीक है। तो नियरेस्ट हमको देखना है ना, तो नियरेस्ट मेरा कितना आ गया 44 का आ गया, करेक्ट। तो 44 में ये कितना है 1936, और जो क्वेश्चन है वो कितना है 1989 और 1936, ये बचा 3 और ये कितना बचा 5, ये 0 0, और हमसे बोला है कि सब्ट्रैक्ट, हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो कितना घटा दें 53 घटा दें, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1936 किसका स्क्वायर हो जाएगा 44 का, करेक्ट। ये एक काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, लाइक जैसे जो भी लास्ट डिजिट आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप देख ली तो जल्दी से, क्योंकि या तो आप इसके फिर फैक्टर करने बैठो तो फैक्टर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फैक्टर वैल्यूज आप ढूंढोगे देखोगे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 8 9 और 9 18 और 8 9, तो सबसे पहले 9 से डिवाइड करोगे, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड कर करके आप देखोगे इसको। ये तो समझाया मैंने, नहीं तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 32। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एलसीएम, ये इतने सारे नंबर दे दिए, फिर हमसे बोल रहा है इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी मतलब फैक्टर है उसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी सारे जो भी फैक्टर्स हैं मेरे, अब जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा 3 कौन सा है 3 की पावर 91। आप यही देख लो कि आंसर में 3 की पावर 91 कहाँ पे, 3 की पावर 85 91 91 91, 3 आंसर हो गए, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अब आते हैं फैक्टर 5 पे, 5 की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 76 75 73, तो सबसे बड़ी है 76, तो आंसर में 76 आना चाहिए। इसके बाद 5 की पावर 76 76 दो में आ रही है एक में नहीं आ रही है, तो आंसर या तो 2 होगा या 4 होगा। अब आते हैं हम लोग 7 पे, 7 की पावर 12 है, 7 यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो 9 और 12 में से कौन सी वैल्यू लोगे आप, जो बड़ी है तो 12 ली जाएगी, यहाँ पे कौन सी है 9, आंसर ये होगा आपका, क्योंकि एक यही बचा। लेकिन 11 का और देख लीजिए स्क्वायर, यहाँ पे 11 है ही नहीं और ये 11 3 है, राइट। कौन सी पावर आ रही है 11 3, जो कि बड़ी वाली पावर है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 3rd। बस एनालाइज करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं आप पावर सॉल्व करने लग जाएं तो क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, राइट, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने लिखा है कि x अपॉन वाई की पावर माइनस समथिंग लाइक -2, तो क्या मैं इसको y अपॉन एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि x की पावर -1 y की पावर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं इसको, और किसी भी नंबर की पावर -1 होता है यानी कि 1 अपॉन एक्स हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन वाई, और ये वाई ऊपर मेरा आ जाएगा, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया y अपॉन एक्स, यही तो हो गया का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू जो मैंने लिखी है वो आपस में क्या है एक जैसी ही है ना, इक्वल है, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। लिखा है 5/3 की पावर -5, तो 5/3 की पावर -5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/5 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना। लिखा है 5/3 की पावर -11, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना 2 बार क्यों करना है, 5/3 है और दोनों सेम डिनोमिनेटर की पावर हैं, तो जब x, जैसे अगर मैं लिखूं x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर 2 + 3, तो x की पावर 5 लिख सकता हूँ ना। तो ये तो है ही कंसेप्ट, बट यहाँ पे ये दोनों देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 5/3 की पावर -5 -11, तो ये कितना हो गया 5/3 की पावर -11 और 5 16, ठीक है ना। 5/3 की पावर
16 हो गया ये, ठीक। तो 16, अब ये 16 है तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ 5/3, 5/3 का स्क्वायर की पावर -8। क्यों? क्योंकि जब x स्क्वायर की पावर 4 लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 8, पावर ऊपर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, -8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ये कितना बनाना है 25 और ये कितना बनाना है 9 की पावर -8, क्योंकि इधर ये वैल्यू जो है वो मेरी इसके बराबर है। ये कितना हो गया 25/9 की पावर 4x, या फिर आप इसका स्क्वायर कर लो तो 8x हो जाएगा उधर, ठीक है ना। अब कंपैरिजन कर दो पावर का, कंपैरिजन, तो -8 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -2। अच्छा आगे भी सॉल्व करना है, सॉरी, x इक्वल्स टू -2। अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे 5 -2 का क्यूब प्लस 3, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 प्लस 3, -1 की पावर क्यूब तो -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, 8 5 40, माइनस का 40 प्लस का 3, आंसर कितना आ गया -37। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2। ये पावर कंसेप्ट आपको डायरेक्ट एज इट इज याद रखना है। पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, पावर के डिनोमिनेटर नहीं, लाइक दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, तो 11 और 5 16 पावर हो गया। फिर इधर देखा हमने 25/9 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 पावर इसमें से ले ली हमने, तो 16 की जगह 8 बच गया यहाँ पावर। फिर दोनों का कंपेरिजन कर दिया तो वहां से x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेट x be the product of integer between -8 and -5। अब -8 फिर क्या आएगा -7 फिर -6 और -5, कह रहा है इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट है, तो -6 × -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 42, ठीक। एंड ये क्या है x हो गया मेरा, इक्वल्स टू x। फिर हमसे कह रहा है द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन, अब बाई जो है वो सम है किसके किसके बीच में, -19 से, तो -19 के बाद कितना आता है लाइक 18, फिर -17, फिर -16, फिर -15, फिर माइनस का 14 13 12, ठीक है। लास्ट नंबर कौन सा है 12, तो 12 को हटा दें, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये सारा डिजिट का क्या करना है हमको सम, क्योंकि -19 से -12 है, ठीक है नहीं। तो 8 और 7 15 और 5 20 और 6 26 और 4 30 और 3 33, 3 बचा, 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन माइनस का, क्योंकि सब सम सारे डिजिट नेगेटिव थे तो माइनस का 93, ये क्या हो गया मेरा y। अब हमसे आगे की पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x है मेरा 42 और y है मेरा 93। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे, 3 में से 2 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो 5, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 5th का, 4 आंसर हो जाएगा आपका। ये समझ गए ना, -8 और -5 दोनों इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको बोला नहीं है कि इंक्लूड हैं, बोल दिया बस बिटवीन, इंटीजर बिटवीन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी द ट्रिनोमियल, मतलब त्रिपद मतलब जिसमें 3 संख्याएं हों, ठीक है ना, मतलब 3 पद हों, लाइक 3, जैसे अभी इसमें कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो ऐसी m की क्या वैल्यू रखें कि ये 3 ही रह जाएं। तो देखिए अगर m की वैल्यू मैंने 1 रखा तो उस जगह लाइक मैं एक एक करके करता हूँ, m इक्वल्स टू मैंने 0 रखा तो क्या हो जाएगा 2y³ प्लस 3y² प्लस 4y0 प्लस 5, और y0 की वैल्यू कितनी होती है, कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू 0 लगा दें, राइट, दुनिया में कुछ भी हो, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी पावर 0 कर दो तो मैं भी 1 हो जाऊंगा, करेक्ट। और ये पेन है इसकी पावर 0 कर दो, ये भी 1, किसी भी चीज की पावर कर दो, थाउजेंड्स की पावर 0 मतलब 1, 1 लाख की पावर 0 मतलब 1, करेक्ट।
कोई भी हो, ठीक। तो ये 4 और 5 फिर जुड़ जाएगा, तो इफेक्टिवली इसमें कितने नंबर बचेंगे, 3 ही बचेंगे ना। लाइक ये बचा 2y³ प्लस 3y² प्लस 9। अब m इक्वल्स टू 1 रख लें, तो 3y³ 2y³ 3y² प्लस 4y प्लस 5। अब ये y कहीं जुड़ नहीं रहा, तो इसमें कितने हो गए, 4 वैल्यू होगी, तो m इक्वल्स टू 1 आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें m इक्वल्स टू 2 3 सब दिया हुआ है, तो m इक्वल्स टू 2 जब आप पुट कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 4y², ठीक है, प्लस 3y² प्लस 2y³ प्लस 5। अब ये y² वाली टर्म आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2y³ प्लस 4 और 3 7 y² प्लस 5, तो वापस 3 पद हो गए। अब m इक्वल्स टू 3 रखना, तो 2y³ प्लस 3y² प्लस 4y³ प्लस 5, तो y³ फिर जुड़ गए, 4 और 2 6y³ हो गया, 3y² प्लस 5, तो वापस से 3 हो गए। तो मतलब 2m इक्वल्स टू 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है और 0 में हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा है। तो ओनली 3 में हो रहा है, नहीं, गलत है, क्योंकि 2 और 0 और 1 में, 2 और 0 में भी हो रहा है। ओनली 2 एंड 3 में हो रहा है, गलत है, 0 में भी हो रहा है। 1 2 3 में हो रहा है, 1 में तो हो ही नहीं रहा। आंसर कौन सा हो गया हमारा, 4th, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट अ सर्टेन रेट, राइट, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, या फिर जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, PRT, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT पर एनम इन 10 ईयर, मतलब डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये PRT था मेरा, ये हो गया इंटरेस्ट। अगर मैं PRT में अपना प्रिंसिपल जोड़ दूं तो वो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जा रहा है, यही तो कह रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, हिंदी में पढ़ के बताता हूं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, 10 साल में जो भी टाइम था उसका, राइट, PRT हमने लगाया और उसके साथ 2 टाइम्स ऑफ P हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं P के लिए, तो RT प्लस 1 इक्वल्स टू 2, P सब जगह से हट गया, 2 RT इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब ये हो गया RT इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो RT इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, इन हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम में विल द सेम सम, जो P हमारा दिया हुआ है, बिकेम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे कह रहा है कि PRT प्लस P इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 4P हो जाए हमारा, यही तो बोल रहा है। सेम इंटरेस्ट, सेम सम, सेम टाइम हमको निकालना है, T, लाइक T2 कर लो इसको, ठीक है। अब वापस से हमने P को हटा दिया, ठीक है। RT2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो RT2 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 3, ठीक है ना। R की वैल्यू यहां से उठा लेंगे हम लोग, R इक्वल्स टू कितना है मेरा 1/T, T कितना था 10 साल, 10 ईयर, ठीक है। तो RT2 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, RT2 इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या है 1/T इंटू T2 इक्वल्स टू 3, तो T2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3T, और T कितना है मेरा 10 साल, ठीक है। तो T2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10, कितना आंसर आ गया 30 ईयर। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। समझ गए ना। PRT, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को PRT लिखते हैं, फिर PRT में P जोड़ दिया तो मेरा टोटल सम कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो वहां से मैंने R और T में एक रिलेशन निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सेम है दोनों जगह, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का ये रिलेशन आया, जहां से मैंने T ले लिया। अब दूसरी बार में हमसे कह रहा है कि वही सम हमारा 4 टाइम्स कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, हाँ 4 टाइम्स होना चाहिए सेम रेट से। तो रेट सेम थी इसलिए तो मैंने R यहाँ पे रख दिया, अगर रेट अलग होती तो मैं R की वैल्यू नहीं रख पाता,
ठीक है, और टाइम हमको निकालना है। तो पहला जो टाइम हमको दिया हुआ था 10 साल दिया था, तो आर की जब जैसे ही मैंने वैल्यू रखी तो 3t का ये रिलेशन बन गया, तो उसकी वजह से ये मैं आंसर आ गया मेरा 30 ईयर। The ages in year of two person A and B are in the ratio of 5:7। कॉमन रेशियो मैंने मान लिया x, तो एज क्या होगी 5x एंड 7x। आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल जोड़ दो, 5x + 4, क्योंकि ये कुछ रिलेशन की बात कर रहा है तो डिनोमिनेटर में ही आएगा। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:4। हमने 4 दोनों तरफ जोड़ दिया, बोल दिया 3/4 हो जाता है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट में जो हमने 5x और 7x माना है उसका सम करना है हमको। हमसे आंसर में बोल रहा है कि भाई 5x + 7x बताओ, लेकिन उसके लिए हमको x निकालना है। तो x के लिए क्वेश्चन में अप्रोच करने का तरीका देख रहे हो आप। x के लिए हमने क्या किया, ये रिलेशन जैसे जैसे बोला वो लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20x + 4 चौक 16 और 7 तिया 21x + 4 तिया 12। x इधर आया और ये इधर आया, तो 16 - 12 हो गया, 21x - 20x हो गया। तो 16 - 12 4 हो गया और ये x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4, राइट। अब क्या करेंगे, 5 × 4 + 7 × 4, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। आंसर कितना आ गया 48। मतलब जैसे जैसे जो जो क्वेश्चंस बोलता जा रहा है हम वही करते जाएंगे और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस, ये एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया जिसको देख के हम लोग पेपर में वैसे ही डर जाते हैं। कह रहा है और किस में से करना है, इसमें से माइनस करना है। इसको पढ़ने में भी 3 दिन लग जाएंगे। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड xy²। कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ लो। x² की यहाँ पे कितना है 4x² प्लस का है, साइन के साथ याद रखना, ठीक है। अब इसको तो माइनस करना है ना हमको, और ये कितना है, इसमें है x², ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया क्योंकि माइनस करना है ना, तो हम हमेशा पहले इसकी वैल्यू देखेंगे। इसमें कितना है 5x²। अब इसमें से माइनस करना है किसको, इसको, 4x²। तो कितना बचा x², इसी का तो पूछा बस। अब दूसरा x/2 ये रहा, तो ये माइनस का 2x/2 माइनस का है ना, और तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ। फिर इसमें से माइनस करना है, अगर इधर है तो माइनस कितना करना है 5x/2। अब ये दोनों माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो प्लस नहीं मतलब ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7x/2। ये माइनस का 7 आ गया और ये प्लस का 1 है। कह रहा है कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है +1 और इसका कोफिशिएंट क्या है -7। कह रहा है सम ऑफ, तो इन दोनों को जोड़ा तो आंसर -7 + 1 कितना हो गया, टोटल जोड़ घटाव से नहीं मतलब है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ पिन पॉइंट उस पर ध्यान दो और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम आराम से टाइम लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बताओ ये क्या लिखा है x², या तो आप इसके डायरेक्ट रूट निकाल लो, अगर रूट नहीं भी निकालो तो लाइक -b + -b² - 4 इसी वाला फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें, या फिर 3 दूनी 6 और 3 3 के 9 करके आप जो भी करना चाहो जैसे सही लगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं। x² - 6x + 9, तो x², 6x को मैंने कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे -2x -3x -3x, दो बार लिख लिया ना, -3x -3x दोनों सम हो गया। तो इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, तो x -3 -3 कॉमन ले लिया तो x -3, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया x -3 और x -3, यानी कि ये 2 बार x -3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार नहीं, मतलब 2 बार है तो वो स्क्वायर हो गया, ठीक। अभी इसको यहीं छोड़ देता हूँ मैं, फिर आता हूँ मैं इस वैल्यू पे। ये लिखिए 2x² - 5x - 3, ठीक है ना। तो
इसका मैं उस फॉर्मूले से निकालता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे एक ही जगह सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। माइनस 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 प्लस 5 हो जाएगा जी, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और 4ac माइनस होता है तो माइनस, ये माइनस 3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस का 24 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये 5 प्लस माइनस 25 और 24 49, इसका रूट कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 4। अब 7 और 5 12, एक बार प्लस लूंगा तो 12/4 और एक बार माइनस लूंगा तो माइनस 2/4, ठीक है। तो ये इसके रूट आ गए, रूट कितने आ गए 3 एंड माइनस 1/2, ठीक है। ये x इक्वल्स टू होता है तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 1/2, ठीक है। ये मेरा 200 रूट हो गए। अब मैं ये तीसरा न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 4x³ माइनस 12x² माइनस x प्लस 3। तो इसमें से 4x² मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x माइनस 3, ठीक है। माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये 4x² माइनस 1, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है ना। और ये x² माइनस 9 लिखा है ना। तो x² माइनस 9 a² माइनस b², तो x इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² हो गया x माइनस 3 और x प्लस 3। अब हम ये सारी वैल्यूज एक जगह लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है x माइनस 3 4x² माइनस 1, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दो बार है मेरा, एंड ये दूसरा वाला फैक्टर जो है यहाँ पे वापस से x माइनस 3 है मेरा और x प्लस 1/2 है, और तो मुझे कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। तो x माइनस 3 से माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 से माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब मेरा क्या बचा x प्लस 3 x माइनस 3, यही तो बचा। या फिर मैं जैसे इसको क्या लिख सकता हूं, और मुझे लाइक क्योंकि x प्लस 3 और x माइनस 3 मेरा यहाँ पे आ रहा है, बचा क्या मेरा फाइनली 4x² माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 3 और x प्लस 1/2, ठीक है। तो देखिए x प्लस 3 x माइनस 3 मेरा ये मैच कर रहा है, x प्लस 3 x माइनस 3, तो ये दोनों आंसर तो मेरे वैसे भी नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पे बचा क्या, ये 2x प्लस 1 का फैक्टर आना है, ठीक है ना। तो 2x माइनस 1 का, तो इसको इफेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूँ 4 क्या होता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो इसको टोटल में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाली टर्म को। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ठीक है ना। ये इतना ही तो लिखा है मेरा, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है x प्लस 1/2, एलसीएम 2 ले लूँ तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो वापस मैं रीअरेंज करता हूँ वैल्यूज को, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1 2x माइनस 1 इसकी वैल्यू, एंड x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, और ये कितना हो गया 2x प्लस 1/2, 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट फैक्टर है वैसे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, तो इफेक्टिवली ऊपर कितना आ गया ऊपर 2x माइनस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक। तो ये 2x माइनस 1 के साथ आ रहा है या 2x प्लस 1 के साथ आ रहा है, हमारा आ रहा है 2x माइनस 1 के साथ, ठीक है ना। यही तो डिफरेंस है दोनों में, बस प्लस 1 तो कट ही गया मेरा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 2। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है आपको बस थोड़ा सा लेंदी मैथमेटिक्स करते जाओ, लाइक सॉल्व करते जाओ फॉर्मूले लगा लगा के, लाइक इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर का भी यूज हो गया, ब्रैकेट को ओपन करने वाला भी यूज हो गया आपका, नहीं सारे मल्टीप्लिकेशन। कोई और डाउट हो इसमें या कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E, मतलब आगे बढ़ा दी गई है ना। एंगल VAD x 50 बाई Z, देन व्हाट इज द, ओके XYZ की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो ये एक मैंने ले लिया यहाँ पैरेललोग्राम, इस साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया, कौन सा साइड AB ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। ये हो गया AB और इसको मैंने E तक बढ़ा दिया, ये हो गया C और T, ठीक, E तक बढ़ा दिया। इफ BAD इज X, BAD इज X, ADC इज 50, BCD इज बाई, BCD इज Y, और ये हमको दिया हुआ है Z, ठीक है ना, CBE। तो हमसे XYZ की वैल्यू पूछी है, तो कोई नहीं, सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी याद रखिए कि पैरेललोग्राम की साइड्स तो पैरेलल होती ही हैं, और पर उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ x इक्वल्स टू वाई होगा और 50 इक्वल्स टू जो भी एंगल है एंगल B होगा मेरा, ठीक है ना। तो बाकी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना हो जाता है मेरा 360, ठीक है। अब एंगल A की वैल्यू मुझे x दी गई है, एंगल V की वैल्यू मैंने निकाल ली 50 आमने सामने वाले एंगल के से, C की वैल्यू मेरे को y दी गई है, एंगल D की वैल्यू वापस मेरे को 50 दी गई है, तो 360, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 माइनस 100, तो ये आंसर हो गया 260। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, मैं पेन का कलर बदलता हूँ थोड़ा, ये मेरे को 50 हो गया, तो एक लाइन पे, जैसे हम लोग कोई एक लाइन है उस पर टोटल एंगल कितना होता है 180, या फिर ये दो एंगल हो गए x प्लस वाई, तो सम ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, और जबकि ये z है तो 50 प्लस z इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 180, तो z इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 50, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई 130। ये आ गई मेरी z की वैल्यू। तो फाइनली हमसे क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 260 प्लस 130, आंसर कितना हो गया 0, 6 और 3 9 और 3 390, राइट, 390 आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। वापस अपना पेन वही ले लेते हैं हम लोग। ये समझ आया ना, लाइक जेड का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, स्ट्रेट लाइन पे ये 50 डिग्री था तो इससे मैंने सम कर लिया 180, तो जेड प्लस 50 इक्वल्स टू 180। पॉइंट P lies on a line AB. If PQ is a ray such that this plus this, then the value of this. ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन रख के ना थोड़ा सा डराते हैं, और कुछ नहीं है। ये हमारा लाइन A और ये B, इसमें कोई पॉइंट है P और की कोई रे है मेरी Q, ठीक, P से ये मेरी Q बन गई। अब हमसे ये क्या कहना चाह रहा है, एंगल APQ, APQ ये हमको बोल रहा है 5A माइनस 2B, फिर बोल रहा है QPB, QPB ये वाला एंगल, ठीक, तो कितना बोल रहा है 3A प्लस 2B, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, अब वापस से वही एक स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180, तो 5A माइनस 2B प्लस 3A प्लस 2B इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये 2B माइनस का ये प्लस का है, तो आपस में क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या A, 5 और 3 8, A इक्वल्स टू 180, तो A इक्वल्स टू 180 अपॉन 8, तो 8 दूनी 16, 17 18 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 22.5। हमसे बोल रहा है 6A माइनस 25, तो 6 इंटू 22.5 माइनस 25, तो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15 12 और 1 13 माइनस 25 110। 135 में से 25 जाएंगे तो 110 बचा ना, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड। समझ के वापस से वही सिंगल लाइन सम ऑफ द एंगल, और वो 2B आपको देखने से ही समझ आना चाहिए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, इसीलिए इसने A की वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है।
बहुत टफ नहीं है, बस आपको लाइक थोड़ा सा उसको अटेम्प्ट करना है और आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि फाइनली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसका आंसर हमने थर्ड कर दिया था 110। ABCDEF आर 2 ट्रायंगल सच दैट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ABC बनाते हैं, ठीक है ना। ये बन गया मेरा AB और ये C, मैंने ऐसे करके बना लिया AB और C। कह रहा है AB 3 सेंटीमीटर को भी नहीं लिखता हूं, एंगल B 120, BC 6.2, ठीक है। अच्छा DEF भी है, अब DEF में अभी नाम नहीं दे रहा हूं, नाम 1 मिनट में दूंगा मैं, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है कि DE 6.2, हम एज इट इज, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी जैसा कुछ पूछा है इसीलिए DE इक्वल्स टू 6.2, 6.2 मेरा यहाँ लिखा है तो मैं यहीं लिखूंगा 6.2, तो मैंने बोल दिया इसको D और E, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है DF 3, अब ये वाली लाइन है तो मैं इसको F दूंगा, तो ये हो गया 3 D के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंगल D इक्वल्स टू 120, तो ये एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड बन गया। जब भी हम ऐसा कुछ बनाएंगे और ऐसे नाम लेंगे ABC, तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा FDE, ABC FDE, ABC ABC BCA, राइट, BCA, तो DEF आना चाहिए BCA के साथ, DF ही नहीं DEF, BCA तो DEF, तो ये आंसर गलत है, ठीक है ना। BAC BAC, राइट, तो DFE आना चाहिए, DEF आ रहा है, गलत है। ABC ABC DEF DEF, ABC तो FDE ऐसे आना चाहिए ना कि DEF, ABC FDE, आंसर कौन सा होगा आपका 2। समझ गए ना, लाइक सेम वे में हमको लेना है आंसर कि वो A है कि D है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है बोथ लीनियर सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि कौन कौन से, लाइक इनमें से कौन सी आकृतियां रैखिक सममित हैं, कौन सी घूर्णन सममित, घूर्णन मतलब गोल गोल घुमा दो 360 के रेस्पेक्ट में। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने समबाहु त्रिभुज अगर यहाँ बनाया और समबाहु त्रिभुज को अगर मैं घुमा दूं, राइट, तो ऐसा अगर बन जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं है, तो इसमें तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। और समद्विबाहु वो तो एक में चेक कर लिया, तो आंसर तो हमको समद्विबाहु भी त्रिभुज तो है ही, लाइक अगर ये दोनों साइड बराबर हैं ये नहीं है तो भी ऐसा सेम टू सेम नहीं बनेगा ना रोटेट करने पे। हाँ लीनियर सिमेट्री हो जाएगा, जैसे बीच में से आप ऐसे 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 कट करोगे तो दो दो त्रिभुज बन जाएंगे इनके ऐसे करके ट्रायंगल, तो लीनियर सिमेट्री हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। काइट एंड रोम्बस, अब रोम्बस आपका ऐसे करके हो गया ये, ठीक है। रोम्बस में आपकी डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्री भी होती है, और इसको गोल घुमा दो 180 डिग्री तो रोटेशनल सिमेट्री भी, घुमा दोगे तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन काइट के साथ दिक्कत ये है कि काइट में ये दो साइड्स बराबर होती हैं और ये दो साइड्स बराबर। अब इसमें क्या है कि ये सिर्फ ये लॉन्गिट्यूड डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होती है। अब इसको आप जैसे गोल गोल घुमाओगे तो ये ऐसे करके बन जाएगा फिर, तो क्या ये एक जैसा है, नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री आपकी नहीं होगी। रेक्टेंगल एंड काइट, काइट का तो हम देख लिए है ही नहीं, तो जब काइट में है ही नहीं और तो रेक्टेंगल का भी मैं देख लूंगा, बट आंसर ये भी नहीं है। रेक्टेंगल का आप देखिए, रेक्टेंगल ये है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये लीनियर सिमेट्री हो गया। अगर मैं इसको घुमा दूं तो लाइक 180 डिग्री घुमाऊंगा, 90 डिग्री घुमाऊंगा तब तो नहीं होगा, लेकिन 180 डिग्री घुमा दूंगा तो वापस से यही बन गया ना, 360 और 180 में, ठीक है, तो इसमें रोटेशनल है। तो यानी कि रोम्बस और रेक्टेंगल, क्योंकि रोम्बस का तो हम यहाँ देखी थे कि इसमें लीनियर सिमेट्री भी है डायगोनल के रेस्पेक्ट में, इसमें भी है, राइट, और इसको गोल गोल घुमा दो तो वापस यही ज्योमेट्री आ जाती है, और रेक्टेंगल में भी आ रही है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 14, नहीं 14 का आंसर नंबर 4 होगा हमारा। फिर भी अगर कोई डाउट हो सिमेट्री को लेके आप कमेंट करिए, आराम से डिस्कस करते हैं जहां जहां जो जो डाउट है। इन ट्रायंगल PQR angle P is 80 and internal bisector of Q and R intersect at point O। जैसे एक मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है,
अब एंगल पी, क्यू और आर, अब ये क्यू और आर का जो बाइसेक्टर है वो कहीं ओ पे मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमको कुछ दी है एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है 2x माइनस 120, तो उसके लिए मेरे को x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल नहीं लगा रहा हूं मैं, लाइक सिर्फ लिख दे रहा हूं वैल्यू। ठीक है ना, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब P हमको कितना दिया हुआ है 80, तो 80 प्लस Q प्लस R, कैपिटल Q प्लस R, तो कैपिटल Q प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू 100, ये उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब ये इनके बाइसेक्टर हैं, तो अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल O Q और R। तो एंगल O प्लस Q, लाइक Q, अब ये स्मॉल क्योंकि आधा ले लेता हूं मैं इसमें, तो ये स्मॉल r, तो ये भी ट्रायंगल तो वही, तो 180 डिग्री होगा। स्मॉल q और स्मॉल r क्या है, इनके डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इस इक्वेशन को अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दूं इस वाली को, तो q बाई 2 प्लस r बाई 2 इक्वल्स टू 100 बाई 2 मतलब 50। तो मतलब ये हो गया मेरा स्मॉल q प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 50। बाइसेक्टर है ना, तो ये आधा वाला एंगल आ गया अंदर का, तो दोनों का सम मेरा 50 आ गया, तो यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। तो एंगल O प्लस 50 इक्वल्स टू 180, O इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो कितना हो गया मेरा 130, O नॉट Q, O। ठीक है, तो O की वैल्यू आ गई 130, O मतलब X, X की वैल्यू आ गई 130। अब हमसे वैल्यू क्या पूछा है 2 इंटू एक्स माइनस 110, तो 2 इंटू 130 माइनस 110, 13 दूनी 26, 260 माइनस 110, तो 260 में से अगर 10 गया तो 250 और एक और चला गया तो 150। ठीक है ना, 6 में से एक गया 5, एक, तो आंसर कौन सा हो गया आपका थर्ड। ठीक है नहीं, लाइक ज्योमेट्री के सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच समझना है कि लाइक हमको अप्रोच कैसे करना है इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बाइसेक्टर क्यों बोला है, क्योंकि मैंने यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर दिया ना, अगर ये बाइसेक्टर नहीं बोलता तो हम ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाते, Q प्लस R इक्वल्स टू 50 कैसे निकालते, समझ रहे हो। तो बस 2 बार आपको ये लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का 180 और आंसर आ जाता है उसका। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राइट। तो इसमें हमको बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, राइट। तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है जिसकी वैल्यू उसने दे दी 90। वन ऑफ इट्स अदर टू साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में से 54 सेंटीमीटर, कोई सी भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 54 मैंने ये बेस ले लिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमको मालूम है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर। जब हमने एच हाइपोटेनियस के लिए यूज कर लिया है तो मैं परपेंडिकुलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो लंब, आधार इंटू लंब, ठीक है ना, हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग, तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब हमको ये निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना है 9, सॉरी ये मैं स्क्वायर ही लिख दिया था डायरेक्ट, तो ये कितना है आपका 90 का स्क्वायर और ये कितना है आपका 54 का स्क्वायर। ठीक है, 90 का स्क्वायर 8100 होता है आपका, अब 54 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो वो हो जाता है आपका 2916। ठीक है, ये वैल्यू मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 54 इंटू 54। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे, लाइक 54 का स्क्वायर माइनस 2916 का 16, तो ये हो जाता है आपका 5184, लाइक 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, ये बचा 0, तो 10 माइनस 9 1 और ये बचा 7 माइनस 2 5, राइट। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है,
ठीक है। हालांकि ट्रिक बहुत सारी हैं, जैसे अभी ऊपर मैं बताया था लाइक 7, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में 4 किस किस में आता है, एक तो 2 की डिजिट में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। एक तो 2 के स्क्वायर में आ जाएगा और एक 8 के स्क्वायर में आ जाता है। अब बाकी का ये बचा 51, तो 51 हमारा 49 लाइक 49 यानी कि 7 के स्क्वायर पे आता है। तो अब 7 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा, तो हम 7 + 1 8 एंड 8 × 7 56। तो 56 हमारा 51 से ज़्यादा है, तो अभी सी बात है 8 ना आके हमारा क्या आएगा आंसर 2 आएगा। 75 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, ये 75 का स्क्वायर जो है वो 78 के स्क्वायर से लाइक 75 का स्क्वायर 72 के स्क्वायर से बड़ा है, जबकि ये वैल्यू और भी बड़ी हो गई हमारी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 72। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 72, p का स्क्वायर, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 72। ऑल्दो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, बट आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, तो ये आपका 72 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू 72 इंटू आपका दूसरी वैल्यू कितनी थी 54। ठीक है, तो 54 को आप यहाँ कर दीजिएगा लाइक 2 और 2 सत्ते 14, 27 दूनी 54, तो 72 इंटू 27। ठीक है ना, तो 7 लाइक नॉर्मल अगर आप निकालोगे तो 7 दूनी 14, 4 और 7 2 49 और 1 50, राइट। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 4 4 5 और 4 9 1944। तो आंसर कौन सा आएगा आपका 4th। ये डिवाइड इसमें एरिया आ गया 1944। इसकी इसी में तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी दोनों की, बेस की और परपेंडिकुलर की। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा इसमें। पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमने तीसरी साइड निकाल ली, क्योंकि हमको हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, कुछ भी हो या परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, और उसमें से फिर हमने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू लंब इंटू आधार। ठीक है, अब कह रहा है अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच। अब हमको यहाँ पे ये नहीं पता बताया गया है कि कितने बने, कितने सारे क्यूब बने। ठीक है ना, अब ये इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये आपको खुद को ख्याल करना पड़ेगा कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, तब तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिएंगे ना भाई, बड़े में से छोटा बना रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ क्यूब बने तभी ना उसका सरफेस एरिया निकाल पाओगे आप। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस एरिया आफ्टर ऑफ सच कटिंग। ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, अब हमको ये नहीं मालूम ना कितने घन बन गए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से। तो पहले हम बड़े वाले घन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर मतलब 8 साइड का क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड का क्यूब जब आप लिखेंगे, एक सेकेंड, तो जब आप साइड, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 46। ठीक है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे आप साइड का स्क्वायर कर लेंगे, साइड का क्यूब, तो 8 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया बड़े वाले का V1, और V2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमको नंबर ऑफ वो निकालने हैं, तो हमको V1 डिवाइडेड बाई V2, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए आपके 64। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, लाइक सरफेस एरिया ऑफ V1, लाइक हमने V1 मान लिया, Q1 कर लो इसको। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। तो 6 इंटू साइड कितनी है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 64, तो 6 चौक 24 और 36 37 38 384। ठीक है, अब हम दूसरे छोटे वाले का निकाल लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ Q2। सरफेस एरिया ऑफ Q2 वो कितना हो जाएगा 6 इंटू उसकी साइड कितनी है 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4, तो 6 चौक 24 हो गया। ये एक का हुआ है। ठीक है ना, हमको कितने का निकालना है 64 का, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा
64 इंटू 24, ठीक है ना। तो अब आपको ये 24 से ये 64 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25, राइट। और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 5 13, 4 और 1 5, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया छोटे वाले का। अब हमसे कह रहा है कि इनके 1536 आ गया मेरा। तो 1536 जब मेरा ये आ गया है तो 1536 के रेस्पेक्ट में अब ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया वो छोटे छोटे क्यूब का। अब मुझे परसेंट इंक्रीमेंट निकालना है, तो परसेंट इंक्रीमेंट 1536 माइनस जो एक्चुअल बड़े वाले का था मेरा डिवाइडेड बाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट हमको साफ दिख रहा है ये नंबर ज़्यादा है, तो डिवाइडेड बाई टोटल एक्चुअल मेरा, ठीक है। तो अब इसमें से इसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, लाइक 1500 में 6 में से 4 गया 2, लाइक ये लिखा है 384, 6 में से 4 गया 2, यहाँ रह गया 3, 3 में से 8 जाएगा नहीं तो 13 में से 8 गया तो 8 और 5 13, राइट। तो 5 बचा आपका, यहाँ पे बचा 4 में से 3 गया 1 और ये 1, राइट, इंटू 100%, हमको परसेंट में ही तो निकालना है, ठीक है। तो 384 में लाइक 400 अगर मैं इसको मान लूँ तो इसमें 16 कम है, अगर इसको 3 टाइम्स 4 8 12 1200 जाएगा तो इसमें से 16 32 16 48 तो 3 टाइम्स कट जाएगा ये। तो आंसर कितना आ गया आपका 300% आ गया। तो 300% की क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ये वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट ऑफ 300% हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर, राइट। एक कोई सर्कुलर पाथ है जिसकी की विड्थ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। इनसाइड अ सर्कुलर पार्क अलोंग इट्स बाउंड्री, मतलब ये एक सर्कुलर पार्क था, ये इसकी बाउंड्री थी, इसके अंदर है, यहाँ तक ये पार्क की बाउंड्री है, ये पार्क है पूरा, ठीक है ना। तो फिर कह रहा है इफ रेडियस ऑफ पार्क इज 16, मतलब ये बाहर तक की ये पूरी वैल्यू जो दी गई है वो है 16 मीटर और 4 मीटर का ये रास्ता दे दिया, तो इफेक्टिव अंदर वाले की कितनी बची मेरी 12 मीटर बची ना, 4 घट कम हो गया। देन द एरिया ऑफ द पाथ इज, बहुत सिंपल है, ये बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे और जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया, और रेडियस उसकी आएगी 16 में से 4 माइनस कर दिया अपन ने, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम पहले बड़े वाले का लगा देते हैं, लाइक पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, R1 क्या है बाहर वाली और R2 क्या है इंटरनल, ठीक है, अंदर वाली। तो अंदर वाली हमने कैसे निकाला है R2 इक्वल्स टू क्या किया 16 माइनस 4, तो हमारा 12 मीटर आ गया ये R2, क्यों, क्योंकि ये पाथ है अंदर की साइड हमारा, ठीक है ना। तो उस केस में अब हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो पाई को तो ऐसे ही रहने देते हैं, R1 कितना है मेरा 16, तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर, R2 कितना है 12 इंटू 12, ठीक है। तो पाई 16 इंटू 16 मतलब 256, 12 इंटू 12 144, ठीक। तो इफेक्टिवली पाई की वैल्यू 22/7, राइट। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और 7 से लगभग ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 7 6 42, तो 22 इंटू 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, लगभग 352। आप ये भी सोच सकते हो पाई की वैल्यू 22/7 मैंने क्यों रखी, 3.14 क्यों नहीं रखी, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। अब जैसे मेरा आ गया 352, राइट, जबकि यहाँ पे आंसर देखो 251 दिया हुआ है, 261 दिया हुआ है, तो 2 तो है ही नहीं हमारा, तो 3 में अब 351.68 दिया है, अब 3.14 रखोगे आप यहाँ पे पाई की जगह, तो क्या है कि वो कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट कट जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू कंसिडर कर ली, तो आंसर हो गया आपका 3rd, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास, क्योंकि ऑप्शनल हमको टिक करना है, हाँ थियोरटिकल अगर होता सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं 3.14 ही रखता, यहाँ 22/7 नहीं रखता, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया इसका 3rd। क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जर्वेशन। अब ये कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, इफ मीडियन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन इज 63, ये वैल्यू क्यों दे दी आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको ये x की वैल्यू नहीं पता है, तो अब इससे x की वैल्यू निकल आएगी,
देख लो किसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n/2 नंबर कॉमा n/2 प्लस नंबर, दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस करते हैं। तो अब 10 नंबर हैं तो इसका n मतलब 5, n/2 मतलब 5वां नंबर, ठीक है। n/2 मतलब 10/2 और 10/2 प्लस 1, ठीक है, यानी कि फिफ्थ और सिक्स डिजिट का एवरेज, ठीक है। फिफ्थ डिजिट क्या है x, सिक्स डिजिट क्या है x प्लस 2, दोनों का एवरेज। तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x प्लस 1, और x प्लस 1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 63। तो इफेक्टिव x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 63 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू हो गया मेरा 62। देन द मीन ऑफ डेटा। अच्छा, मीन कंसर्न अब यहाँ पे इन्होंने ये घुसा दिया है, तो अब इसमें हमको ये दिक्कत हो जाएगी कि अब यहाँ पे हमारा आएगा 62 और ये हो गया 64, ठीक है ना। अब आपको इन सारे नंबरों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम करने के लिए 5 5 और 4 9, 9 और 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 18 19, राइट, 19 और 4 23, 23 24 25, 25 और 8 33, 34 35, 35 और 9 44, 4 एक बचा, नहीं 4 बचा, ठीक है ना। 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 8 28, 28 और 7 35, 35 और 12 47, ठीक है। 47 और 5 48 49 50 51 52 और 4 56, 56 57 58 59 60 61, ठीक है। 614 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, 61.4। आंसर कौन सा हो गया 2। समझ गए ना। मीन निकालने के लिए क्या करना है, सारे नंबरों को जोड़ना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट। मीन यही तो होता है। मीन क्या है, एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज xy3। मतलब किसी प्रश्न का सही उत्तर देने का अनुमान लगाने की प्रायिकता xy3 है। यदि उस प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान नहीं लगाने की प्रायिकता xy5 है तो x का मान बताओ। कोई नहीं, उत्तर सही देने की प्रायिकता कितनी है xy3, उत्तर सही ना देने की प्रायिकता कितनी है xy5, दोनों का सम कितने बराबर होना चाहिए 1। भाई कोई काम करोगे या नहीं करोगे, कोई काम गलत होगा या सही होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सम कितना हो जाएगा 100%, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी। एलसीएम ले लिया हमने 8, तो ये हो गया 8, ये कैसा एलसीएम है। एलसीएम ले लिया हमने 15, एलसीएम ले लिया हमने 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5x और ये हो गया 3x, तो आंसर लाइक 15 करेक्ट है ना। तो ये 5x और ये 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 3 8x इक्वल्स टू कितना हो गया 15, तो x इक्वल्स टू 15/8, ठीक है। x की वैल्यू तो बतानी है। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये आपका फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 50, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा फोर्थ। दोनों का सम बस आपको यहाँ पे एक 1 करना था और सॉल्व कर देना है उसको, ठीक है ना।